हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जो भी एमआरएस का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसके जनरल अवेयरनेस पे जो मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है मैं उसको सॉल्यूशन आप लोगों को करवाऊंगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि टीजीटी एंड पीजीटी में जो भी जनरल अवेयरनेस के इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर उसका कंटेंट डिस्कस करेंगे जो भी बुक में अवेलेबल है। ठीक है, देखिए ये सारा जो ना हिंदी में है, इकोनॉमिक्स हमारा सारा हिंदी में दिया हुआ है। हमारा मानना है कि ज्यादातर जो बच्चे होंगे वो हिंदी मीडियम के होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इंग्लिश का भी लिखा सकती हूँ कि ये कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमने यहाँ पे बुक में पढ़नी है। ठीक है, सो अभी देखिए जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और हमने आपको बताया था कि भाई जो जनरल अवेयरनेस है वो हमारा 10 मार्क्स का रहेगा। 10 मार्क्स में हमारा पॉलिटी भी रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा और इकोनॉमिक्स भी रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने सिलेबस सारा डिस्कस किया होता कि कितने कितने मार्क्स का क्या क्या पोर्शन रहेगा। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, जो भी कंटेंट हमने यहाँ पे एनालाइज किया हुआ है पीजीटी या टीजीटी के लिए, तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या एरियाज हैं जिसपे हम फोकस कर सकते हैं। हमें सॉल्यूशन बुक का ही कराना है, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफाइड एरियाज में बताना चाह रही हूँ कि इस कंटेंट को एनालाइज करके हमने क्या इसका मतलब एनालाइज किया है कि कौन कौन से एरियाज से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सो अभी आप देख सकते हैं कि यहां पे बात हो रही है जो भी कमेटी बनाई जाती है, ये कह रहा है स्वतंत्रता के बाद अब तक गरीबी से संबंधित 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है। ठीक है, अभी ये क्या बात हो रही है, गरीबी मींस पॉवर्टी का, यानी पॉवर्टी से रिलेटेड। देखिए जब भी हमारा इंडिपेंडेंस मिला था हमको 1947 में, उसके बाद हिंदुस्तान की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। यानी बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे थे क्योंकि जब फॉरेनर्स हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे पूरी तरह से, यानी हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था। अब जब इंडिपेंडेंस हमको मिला था 1947 में, तो उस टाइम हिंदुस्तान के सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जिसको ओवरकम करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट समितियां बनाई, कमिटीज बनाई, जिससे कि इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सके। जैसे कि अभी सपोज कीजिए, अब हम जान रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, यानी कि 1947 में जब हमने इंडिपेंडेंस को अचीव किया, यानी कि हमारा देश आजाद हुआ, हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो पॉवर्टी था। ठीक है, पॉवर्टी था, जबकि हमारा देश कहा जाता है कि सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत अच्छी कंडीशन थी। हमारी इंडिया की जो जीडीपी थी उसका कंट्रीब्यूशन 25% था वर्ल्ड जीडीपी में। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों ने हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया था तो हमारा देश गरीब हो गया था, यानी पॉवर्टी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद सबसे पहला स्टेप्स ये लिया गया, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट थे या पॉलिटिशियंस थे, कि हमें जो भी हमारे ग्रास रूट में पॉवर्टी है, जो कि पॉवर्टी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है, क्योंकि अगर आप पुअर हैं तो आप अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर सकते हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या ही हाई होगा। ठीक है, सो उसको रिमूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, बहुत सारी समिति बनाई गई। पहले क्या था, योजना आयोग, कार्य समूह। ये हमें बेसिकली मालूम क्या करना है, पढ़ना क्या है इसमें। ये जो कमेटी बनाई गई थी ये किस सेशन में आई थी, ठीक है, किस सेशन में आई थी और उसका हेड कौन था, ये बेसिकली। अब देखिए ये क्या है, योजना आयोग कार्य समूह, इसको हम क्या कह रहे हैं, योजना का मतलब क्या होता है, वर्किंग। इसका एक इंग्लिश का मैं नाम इसका बताती हूं, इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप। ठीक है, प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए जब हमारा प्लानिंग कमीशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भाई प्लानिंग कमीशन क्या होता है। जब हिंदुस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस थे तो सबसे पहले एक प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाया गया था, जिसमें कि 5-5 साल का टारगेट लिया जाता था, जिसमें अलग अलग टास्क होता था। पहला 5 साल के लिए इकोनॉमिक्स में जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे उसमें हम पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे, या सेकंड में हम एग्रीकल्चर में बात करेंगे, ये अलग अलग था। लेकिन पहले में सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर पे बात की थी। वो एक प्लानिंग कमीशन, जो भी प्लान्स थे वो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे अलग अलग, लेकिन अभी सिर्फ हमने जो भी बुक में कंटेंट दे रखा है उसी के बारे में बात करेंगे। तो प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप 1962 में बनाया गया था। इसके अलावा
प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप 1962 में बनाया गया था। एक था बीएम दांडेकर और एन रात समिति, ठीक है, ये वर्ष 1971 में बनाई गई थी। इसके अलावा एक था हमारा अलग सीमित वर्ष 1979 में, यानी अलग कमेटी बनाई गई थी जिसको 1971 में स्थापित किया गया था। एक थी लकड़वाला कमेटी जिसको 1993 में बनाया गया था। एक थी तेंदुलकर समिति जिसको 2009 में बनाया गया था। एक रंगाराजन कमेटी थी जिसको 2014 में बनाया गया था। सो इसको हमें बेसिकली देखना क्या है कि भाई जो भी डिफरेंट टाइम पे जो कमेटी बनाई गई है उसके सेशन को हमें लर्न करना है, ठीक है, कि कौन कौन सा सेशन में कौन कौन सी कमेटी बनाई गई है। क्या तो वो स्पेसिफिक आपको योजना का नाम देकर या कमेटी का नाम देकर डेट पूछ सकते हैं, या उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को दे सकते हैं कि डिफरेंट कमिटीज दे दिया, उसको ऑर्डर में आप लगाइए, या फिर किसी एक कमेटी का डेट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्या है हमारा, भारत में स्थगित बैंक। देखिए अब जब हमारा देश आजाद हुआ, प्लानिंग कमीशन बना, डिफरेंट प्लान्स में नई नई टारगेट्स अचीव करने के लिए सेट किया गया। उसके बाद जो सेकंड चीज थी वो था बैंक, कि कैसे कैसे नई नई जगहों पे हमें बैंक को एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बनाया गया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बनाया गया। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया 1906 में स्टैब्लिश किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, भारतीय स्टेट बैंक 1955 में, आईडीबीआई बैंक 1964 में, आईडीबीआई, ठीक है, आईडीबीआई ये कब हुआ था, 1964 में। भारतीय स्टेट बैंक ये कब बना था, ये बना था 1955 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये कब बना था, 1911 में। आईसीआईसी ये कब बना था, 1994 में। एचडीएफसी ये बना था 1994 में। एक्सिस बैंक ये कब बना था, 1993 में। सो हमें जितने भी स्टैब्लिशमेंट हुआ डिफरेंट टाइम पे, जो बैंक का स्टैब्लिशमेंट हुआ उसकी हमें डेट्स याद रखनी है, ठीक है, उसका डेट्स हमें याद रखनी है कि कौन सी डेट में कौन सी बैंक को स्टैब्लिश किया गया। और हम जान रहे हैं कि जो बैंक सेक्टर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रन अप करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमें पैसे की जरूरत होती है और वो हम बैंक से लोन डिमांड करते हैं, और जब हमें वो प्रोवाइड करता है तभी हम उसको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, या हम जो भी अपनी फर्दर इकोनॉमिक्स को रन अप करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग सेक्टर में सुधार से संबंधित विभिन्न समितियां। देखो बैंकिंग सेक्टर हमने बताया कि भाई बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। इसमें क्या क्या कमियां हैं उसको सुधारने के लिए बहुत सारी समितियां या बहुत सारी कमेटी बनाई गई, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। सपोज कीजिए ये वाला एडी गोरवाला समिति 1954 में ये समिति बनाई गई थी। इसमें क्या क्या आया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, यानी कि इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके के जो हेड थे एडी गोरवाल थे, और उन्होंने ये कहा गया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा हमारी जो भी इकोनॉमी है हिंदुस्तान की, या उसको आसानी से आगे लेके जाया जा सकता है। उसके बाद है गोपोरिया समिति, ग्राहक सेवा में सुधार। देखो जब कोई भी कस्टमर बैंक में जाता है, किसी भी पर्पस से वहां जाता है, चाहे उसको अपना अकाउंट्स खुलवाना है या अपनी डिपॉजिट करनी है या विथड्रॉ करना है, तो उसको कई सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ जाती है ना। तो उसको सर्विसेज इजीली वो एक्सेस कर सके। इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि अगर नंबर ऑफ आवर्स जितने भी बैंक के फिक्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाए, ताकि इजीली लोग अगर किसी वजह से वो जो बैंक का ड्यूरेशन आवर्स है उसमें नहीं आ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर बैंक एक्सीड कर देती है टाइम, तो वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी अगर सपोज कीजिए कोई भी बैंक से रिगार्डिंग उनको इशू हो रहा है, ठीक है, तो वो रिड्रेसल डालते हैं, यानी कि उनको जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, उस पर भी ओवरकम किया जाए। तो ये कमेटी, ये गोएपोरिया कमेटी इसलिए बनाया गया था कि जो हमारे बैंक के कस्टमर हैं उनको
इजी कंफर्ट दिया जाए ताकि वो इजीली बैंक के सर्विसेज को एक्सेस कर सके। नेक्स्ट क्या है, एक घोष समिति, बैंकों में घोटाला रोकने के लिए। ठीक है, सपोज कीजिए जो भी बैंक होती हैं, कोई सारे फ्रॉड भी होते हैं, बैंक ओपन कर लिया और फ्रॉडिया बैंक्स होते हैं जिनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, तो उस फ्रॉड को रोकने के लिए, यानी जो भी गलत लोग होते हैं या गलत संस्थाएं होती हैं जो अपनी छवि को छुपाकर या गलत तरीके से बैंक ओपन कर लेते हैं या कुछ भी ऐसे इंस्टीट्यूट को ओपन कर लेते हैं, उनको रोका जाए, इसीलिए ये एक घोष समिति बनाई गई थी। तारापोरा समिति, पूंजी खाता परिवर्तन, इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन भी मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। जो भी बच्चे इंग्लिश के होंगे वो थोड़ा सा इसको इन लोगों को आप लोगों को आसानी हो जाएगी। पूंजी खाता यानी कि जो भी डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उसको रिफॉर्म करना, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स लेकर आना। यानी सपोज कीजिए डिपॉजिटर्स कौन होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें रिफॉर्म्स लाना ताकि लोगों को और ज्यादा दिक्कत ना हो। जैसे सपोज कीजिए डिपॉजिटर्स जो होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं M1, M2, M3 और M4 की, ये बेसिकली एक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि अगर किसी भी कस्टमर ने अपना पैसा डिपॉजिट किया है बैंक के पास, तो बैंक की भी एक लिमिट होती है कि सपोज कीजिए बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया और वो बैंक इन्वेस्टर्स को दे देती है, और जो भी डिपॉजिटर्स हैं वो कभी भी अपने पैसे की डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमको पैसा चाहिए, हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है या कोई भी और काम करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि इन्होंने क्लासिफिकेशंस कर दिया था कि भाई हमें इस तरह से क्लासिफाई करना है M2, M1, M3 और M4 में। यहाँ पे क्या होता था, मोस्ट लिक्विड, यानी कि ज्यादातर वो वाला पैसा रखा जाता था बैंकों के द्वारा जहां पे इजीली अगर कोई भी बंदे को जरूरत है पैसे की तो विथड्रॉ कर सके। ठीक है, इसी तरह से इसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है, लेकिन इतना डिटेल में वो नहीं पूछेंगे। सिंपल सी बात क्या है कि डिपॉजिटर्स जो कि अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसमें रिफॉर्म्स लाया जाए ताकि अगर किसी भी बंदे को अपने पैसा निकालना है, विथड्रॉ करना है एनी टाइम, तो वो उसको विथड्रॉ कर सके। ठीक, नेक्स्ट क्या है, YB रेड्डी समिति, छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार। छोटी बचतें मतलब क्या होती हैं, जो स्मॉल लेवल पर सेविंग्स होती है ना, उसको उसकी व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए, है ना। जैसे स्मॉल लेवल पे जो भी सेविंग्स होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो डोमेस्टिक लेवल पर पैसा सेव कर लेते हैं, तो उसकी अगर वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे किस तरह से फर्दर पैसा जनरेट किया जाए, उसमें रिफॉर्म लाना चाहिए। ठीक, दूसरा है PR नायक समिति, लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्धता। इसका मतलब क्या है, जो भी उद्योग है यानी कि स्मॉल या मीडियम वाले, स्मॉल और मीडियम, इसका मतलब क्या है, जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, क्योंकि स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती है ना, अभी भी हम ये मानते हैं कि भाई जैसे सपोज कीजिए भी डिमोनेटाइजेशन आया था और हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी जिसमें के रिच क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हैं, तो ज्यादातर जो डिस्ट्रॉय हुआ था वो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री हुई थी, और ये हमारे हिंदुस्तान की बैकबोन है। यानी सपोज कीजिए किसी भी स्टेट में कोई लोग ऐसे हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स, जो ऐसे ऐसे सामान हाथों से तैयार कर कर अच्छे पैसों में बेच दिया करते हैं, उनको वर्ल्ड लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भाई बाहर से सपोज कीजिए फॉरेनर्स आते हैं और हमारे कश्मीर है या ऐसे टूरिज्म जो वहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए वो लोग आते हैं, तो वहाँ पे अगर वो सामान बेचा जाए तो ज़्यादा इकोनॉमी की, हमारे हिंदुस्तान की जो GDP है वो इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये PR नायक समिति इसी काम के लिए बनाया गया था कि इस तरह के जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हाथों से बनाने वाले सामान है, उसको उसमें सुधार लाया जाए। नेक्स्ट है RK गुप्ता समिति, कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार। ठीक है, यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो हैं उसमें सुधार लाने के लिए ये RK गुप्ता कमेटी बनाई गई थी।
दूसरा था खन्ना समिति, यह नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे बैंक अगर लोन देती है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि भाई आपको इस टाइम तक रिटर्न बैक कर देना है, या आपको टाइम टू टाइम जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिक्स किया गया है वो आपको रिटर्न करना है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल बंदा उस पैसे को विद इन टाइम फ्रेम वापस नहीं कर रहा है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या है, एक तरह से बैंक के लिए लॉस होता है कि बैंक ने अपना पैसा किसी एक ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट किया जो कि वो उसको टाइम पे रिटर्न नहीं कर रहा है। अब गवर्नमेंट का तो यही बैंक का तो यही इनकम होता है ना कि भाई बैंक अपना पैसा इन्वेस्टर्स को दे रही है, वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ले रही है रिटर्न बैक, तो उससे उसको हेल्प होता है, मतलब वही उसकी इनकम होती है। अगर लोग पैसा लेके वापस नहीं कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं ऑन टाइम, तो उससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है बैंकों के लिए। तो उसके लिए खन्ना कमेटी बनाई गई जो इसको इसमें रिफॉर्म ला सके और इसको करेक्ट कर सके। दूसरा क्या था, प्रथम नरसिम्हम कमेटी। देखें, नरसिम्हम थे एक बहुत बड़े हम कह सकते हैं कि नरसिम्हम जो है ना एक बैंक के गवर्नर थे, तो उनके नाम पर 1991 में एक कमेटी बनाई गई बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित, यानी कि बैंकिंग सेक्टर्स में जो जो प्रॉब्लम्स है उसमें रिफॉर्म लाया जा सके। क्योंकि देखें, जो भी क्षेत्र है, चाहे हमारा एजुकेशनल सेक्टर हो, चाहे हमारा बैंकिंग सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर है जहां पे अगर चीजों को अपडेट नहीं किया जा रहा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की जा सकती हैं। तो यहाँ पर बैंकों में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, उसको उसमें रिफॉर्म लाने के लिए नरसिम्हम कमेटी बनाई गई 1991 में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नरसिम्हम कमेटी वन कब बनाया गया, तो 1991 में बनाया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाना, यानी बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, नरसिम्हम वन। अब दूसरा क्या था, सेकंड द्वितीय नरसिम्हम कमेटी 1998 में, और दूसरी नरसिम्हम कमेटी बनाई गई थी 1998 में। इसका भी पर्पस यही था कि जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में उसको रिमूव किए जा सके। ठीक है, दूसरा था सशक्त कमेटी, सुनील सहमत। इसमें क्या था, एनपीए से संबंधित। एनपीए मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के लिए बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैंने आप लोगों को जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि भाई जो भी बैंक को हमने पैसा दिया हुआ, जो भी बैंकों ने किसी भी इन्वेस्टर्स को या किसी भी कंपनी को पैसा दिया हुआ है और उसका वो टाइम पर वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये बैंक के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है, और बैंक फिर डेप्ट में भी चली जाती है या बैंक बहुत ज्यादा घाटे में चली जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए या उस पर वर्क करने के लिए सशक्त कमेटी सुनील मेहता के नाम पर बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हमारा क्या आता है, नेशनल प्लान्स एंड द मेजर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, देखिए मैंने बोला कि भाई जब हमारे देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए थे जिससे कि हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी में सुधार आ सके। जो भी चैलेंजेस फेस कर रहा है इंडिया का इकोनॉमी, उस प्रॉब्लम को फेस आउट, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जा सके। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पे क्या है, अभी सिंपल बात क्या हो रही है, अगर हम देखें जो भी हमारी रूलिंग पार्टी है 25 सितंबर 2014 से कौन कौन से अभी जितनी भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल प्लान्स बनाए गए हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेक इन इंडिया अभी ये 25 सितंबर 2014 में बनाया गया था। इसमें बेसिकली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से रिगार्डिंग है। हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और होता है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर आप लोग सभी जानते हैं कि जो भी हम रॉ मटेरियल जहां से हम लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स का मतलब होता है जहां से हमें चीजें रॉ फॉर्म में मिले, चाहे वो फिशिंग सेक्टर हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, जहां से हमें रॉ फॉर्म में चीजें मिल रही हैं। अब उसकी प्रोसेसिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में जाना होता है। तो हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 2014 में ये स्टेप लिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बहुत बड़े लेवल पर उसमें इंप्रूवमेंट लाया जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि हम ग्लोबली इसको एक हब बना सके। ठीक है, सो इसके लिए 2000 मेक इन इंडिया, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेक इन इंडिया कब एस्टेब्लिश किया गया, तो एग्जैक्टली इसकी डेट 25 सितंबर 2014 है। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये कब बनाया गया था,
हाँ, ये 2014 में ही 28 अगस्त को बनाया गया। इसमें क्या है, सभी परिवारों तक वित्तीय समावेशन का पहुंचना सुविधित करना। इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। हाँ, ये वाला जो था प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका आप थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्जन भी लिख लें। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल फैमिलीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल फैमिलीज। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका मतलब क्या है, देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी सपोज कीजिए जितनी भी फैमिलीज हैं, सभी परिवारों तक, सभी परिवारों का मतलब क्या है कि हमारा हिंदुस्तान जो है ना, अर्बन पॉपुलेशन भी है उसमें और रूरल पॉपुलेशन भी है। ठीक है, तो जो भी हमारी ये योजनाएं बनाई जा रही हैं उसको सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन ही सीमित नहीं रखना है, हमें रूरल एरियाज तक भी लेके जाना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि फाइनेंस से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को भी वो पता होना चाहिए, ताकि वो उससे लाभ उठा सके। कि कैसे, सपोज कीजिए क्या, जैसे सपोज करो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि भाई आपको बैंक में जाके अकाउंट कैसे खुलवाना है, कैसे डिपॉजिट करना है, क्या क्या पेंशन मिल रही है, ये सारी चीजें जो है ना इसमें आ जाती हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब दूसरा है ये वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना। ठीक है, इसमें क्या है, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास एवं अन्य साधनों के माध्यम से रोजगार अवसरों की उपलब्ध बढ़ाकर निर्धनता को कम करना। इसमें क्या कह रहा है ये, इसका इंग्लिश वर्जन में आप लोगों को बताऊं, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड स्ट्रेंथन इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कब हुआ था, 2014 में हुआ था। इसमें सिंपल सी बात क्या है कि जो भी हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी डेवलप करना। ठीक है, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज यानी सिंपल बात क्या हो रही है, जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अन्न योजना जो ये बनाया गया है, उसमें क्या बात हो रही थी कि सिर्फ हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रूरल एरियाज का हो, अर्बन एरियाज का हो, तो उन सबको हमें क्या करना है, उसको डेवलप करना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का मतलब ये कब हुआ था, 2014 में 2 अक्टूबर को आया था। ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान कराना। देखिए अभी भी हमारा हिंदुस्तान ये कहने में आता है कि भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, 3rd फास्टेस्ट इकोनॉमी है, या 3rd नंबर पे या 4th नंबर पर है, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एक तो पॉवर्टी देखने को मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे रिमोट एरियाज में बहुत सारे जगहों पर टॉयलेट नहीं है, प्रॉपर टॉयलेट नहीं है। ठीक है, तो ये एक कमेटी बनाई गई जिसमें क्या लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें के जो भी ऐसे ग्रामीण एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, जहां पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है, वहां पे एक प्रॉपर टॉयलेट इन लोगों को प्रोवाइड करना। ये कब बनाया गया था, 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, अब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 22 जनवरी 2015 में आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत ही एक हम कह सकते हैं बहुत ही मतलब एक फेमस सा स्लोगन बन गया था कि भाई बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। बेटी बचाओ से क्या मतलब होता है कि बहुत सारे एरियाज में जहां पे फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, यानी कि फीमेल जो अनबोर्न बेबीज होते हैं ना, उनका अल्ट्रासाउंड करवा के उनको ही मतलब उनकी बर्थ से पहले उनको किल कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में क्या मतलब बहुत सारी जगहों पे बेटी को बर्डन माना जाता है, इकोनॉमिकली बर्डन माना जाता है। तो इससे पहले कि वो पैदा हो, उनको फाइंड आउट करके कि जेंडर क्या है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। सो ये मिशन बनाया गया था 22 जनवरी 2015 में कि जो भी ऐसे
अनबॉर्न बेबीज हैं, यानी कि अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, उनको सेव किया जाए, उनको मारने से बचाया जाए। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च किया, डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स दिया। जैसे महिलाओं के लिए कुपोषण का शिकार जैसे हो जाती हैं, उनको न्यूट्रिशन फूड आइटम्स प्रोवाइड किया गया, या जो उनका बेबी गर्ल्स बेबी होता है उनके लिए कुछ और इंसेंटिव्स दिए गए, उनको पढ़ाने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लाई गई। तो इसलिए इस तरह से क्या हो सकता है कि जो भी हत्याएं की जाती हैं, जो बहुत छोटी फीमेल की जो पैदा भी नहीं होती उनको मार दिया जाता है, उनको सेव करें, और फिर पॉपुलेशन जो भी हमारी फीमेल पॉपुलेशन है उसको एजुकेट करें, जिससे कि एम्पावरमेंट ऑफ द सोसाइटी हो सकता है। बिकॉज जो फीमेल होती है या मेल होता है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। दोनों का समाज में रहना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप देखें किसी भी समाज में अगर सिर्फ मेल होंगे और फीमेल नहीं होगी तो वो डेवलप नहीं हो सकती है, या सिर्फ फीमेल हो या मेल हो तो वो आगे नहीं जा सकता है। तो दोनों का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये कब आया था? 9 मई 2015 में। इसका मतलब क्या है? 18 से लेके, देखो सुरक्षा बीमा योजना का मतलब क्या है, पहले आपको ये एक योजना है। सुरक्षा का मतलब क्या है कि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो उसके लिए इंश्योरेंस करना। अभी ये क्या कह रहा है, 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए तक। इसमें क्या कह रहे हैं कि सपोज कीजिए कि आपका किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, और आपका जो एज ग्रुप है 18 से 17 के बीच में, 70 के बीच में है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड अमाउंट रखा है जो कि है 2 लाख रुपए से, और भी 2 लाख रुपए से, हाँ, इसमें 2 लाख मतलब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किया गया था कि भाई 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, या कोई सीवियरली इंजर्ड है, बहुत ज्यादा किसी को चोट है या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, तो उसको, और वो उसका एज ब्रैकेट 18 से 70 के बीच में हो, तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, पैसा देगी। ठीक है, अभी उसके बाद क्या है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें क्या होता है, 19 ये कब स्टैब्लिश, सॉरी ये कब आया था ये वाला स्कीम, 9 मई 2015 में। इसमें क्या है, 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, यानी कि वो एज ग्रुप के लोग जो 18 से 50 वर्ष के हैं उनके लिए बीमा कराना, यानी इंश्योरेंस कराना। और इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपके एरिया में आ रहा है, किसी तरह से आप अप्रोच कर पा रहे हैं, तो आपको अपना इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। हमको नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ में कभी कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। लेकिन अगर आपने अपना इंश्योरेंस किया हुआ है तो जितनी भी लाख का अगर उसका ट्रीटमेंट होगा तो आप इजीली उसको पे कर पाएंगे। ठीक है, तो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। उसमें क्या था, 18 से 50 के बीच में जो भी एज ग्रुप के लोग आते हैं उनके लिए 2 लाख तक का बीमा करवाया गया। ठीक है, अब है नेक्स्ट अमृत। अमृत ये कब आया था, 25 जून 2015 में। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में आधारभूत संरचना में अन्य सुविधाओं का विकास करना। देखिए, अमृत का मैं आपको एक तो फुल फॉर्म लिखा दूं, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका अमृत का फुल फॉर्म क्या है, इसका है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है कि सपोज कीजिए इसका ये कब आया था, सबसे पहले तो ये देखें 25 जून 2015 में आया था। और ये क्या कहना चाह रहा है, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक फैसिलिटीज विद पॉपुलेशन ओवर 1 लाख एंड अदर मेजर टाउन्स। ओके, तो अभी सिंपल देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ऐसी एरिया जो 1 लाख जिसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसकी 1 लाख टोटल पॉपुलेशन है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ये अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन,
ये अमृत का एक मेन ऑब्जेक्टिव था जो कि स्टैब्लिश किया गया था या लॉन्च किया गया था इस स्कीम को 25 जून 2015 में। इसका मतलब क्या है कि 1 लाख से ज्यादा जो पॉपुलेशन वाले इलाके हैं, चाहे वो हमारा टाउन हो या अर्बन हो, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप करना, ये अमृत का डेफिनेशन था, वो ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए इसमें आपको करना क्या तैयार है। एक तो सबसे पहले आपकी जो जो योजना जिस जिस डेट में आई है उसको याद कीजिए और उसका थीम याद कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली वो यही करता है। एक तो किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है कि भाई स्कीम्स दे दिया और उसमें आपको जो भी डेट दे रखी है उसको मैच करने के लिए क्वेश्चंस दे देगा, या फिर उसका थीम पूछ लेगा। ठीक है, आपको क्या करेगा, कोई एक क्वेश्चन दे दिया, 3-4 ऑप्शन इधर दे दिए और उसके थीम्स दे दिए। सो यू हैव टू मैच ऑल दीज थीम्स। आपको अपनी थीम्स के साथ अपनी जो भी स्कीम्स दे रखी है उसको मैच करना है, या फिर आपको डेट बताना, या उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह की स्कीम से भी सवाल आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो ये क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये आया था 15 जुलाई 2015 में। युवाओं को व्यवसायिक व तकनीकी ज्ञान के रूप में कौशल विकास की शिक्षा दिलाना। ठीक है, अब इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये कब आया था, 15 जुलाई 2015 में आया था। इसमें क्या कह रहे हैं कि देखें जो भी हमारी यूथ है या जो भी पॉपुलेशन है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें स्किल्स प्रोवाइड करना है और टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। समझ आ रही है बात, टेक्निकल एजुकेशन। देखो क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने सबने एजुकेशन रिसीव किया हुआ है, किसी ने मास्टर्स किया, किसी ने कुछ भी फील्ड में अपना एजुकेशन रिसीव किया, मगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, सो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी जॉब को पाने के लिए, क्योंकि अभी एज पर द रिक्वायरमेंट हमें इन सब चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, कौशल विकास योजना ये जो 15 जुलाई 2015 में लाया गया, इसमें ये माना गया कि भाई जो भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ये सब चीजें भी लाना जरूरी है। स्किल्स प्रोवाइड करना यानी वोकेशनल ट्रेनिंग देना कि आप किसी भी फील्ड में जिसमें भी आप अपना जॉब करना चाहते हैं उसमें क्या क्या स्किल्स होने चाहिए और कैसे आपको टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना है। क्योंकि हर जगह मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कहीं पे भी अगर टीचिंग के लिए भी अप्लाई करते हैं तो ज्यादातर स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, या आपको ऑपरेट करना आना चाहिए और आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, हाउ टू डिलीवर योर नॉलेज। और आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो मैं आपको टीचिंग का बता रही हूँ क्योंकि मैं आप एज अ टीचर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन किसी भी फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो यू मस्ट अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी अ लिटिल बिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल अर्बन मिशन। ये क्या कह रहे हैं, गांव का क्लस्टर आधारित विकास। ठीक है, अब देखो इसका ये कब आया था, हाँ, प्रधानमंत्री क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेज। सो अभी देखो सिंपल बात क्या हो रही है कि इसका पहले डेट याद रखिए। अब क्लस्टर का मतलब क्या हो रहा है कि भाई उसका हमें पॉपुलेशन का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उसका विकास करना है कि किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। जो भी विलेज है उसका हमें अगर वहां पे किस तरह की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमें उसको डेवलप करना है या उसकी स्कीम्स लॉन्च करनी है। अब इसके बाद क्या, सबके लिए घर शहरी योजना 2015 में आया था 25 जून को। शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र मलिन बस्तियों में निवासी व निर्धन व्यक्तियों के लिए आवास की योजना उपलब्ध कराना। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो भी पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी जिन लोगों के पास पक्के मकानात नहीं है या मकान है ही नहीं, तो उन लोगों को एक ये ऐसी स्कीम लेकर आए जिसमें इस योजना के तहत गरीब लोगों को मकान मिल सके। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सेतु भारतम योजना। इसमें क्या है, ये 4 मार्च 2015 में आया था। इसमें क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों से को रेलवे क्रॉसिंग सहित बनाने के लिए अंडर ब्रिजों का निर्माण। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, हाँ, सपोज कीजिए अगर ट्रेन जा रही होती है ना, ट्रेन जा रही होती है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्रॉसिंग होती है, यहाँ पे क्रॉसिंग होती है, ट्रेन आ रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोगों का ये क्रॉसिंग है, लोग यहाँ से आने के लिए खड़े हुए वेट कर रहे हैं,
बट कभी कभी क्या होता है कि जल्दी में किसी को कहीं जल्दी जाना है या विदाउट एनी रीजन उनको फिर भी जल्दी होती है, जब वो इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं उनको लगता है कि भाई ट्रेन तो अभी दूर है और अभी हम इसको क्रॉस कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ट्रेन मिनटों में आकर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। इनका मानना है कि ब्रिज बनाए जाए, ठीक है, ब्रिज बनाए जाए, यानी कि अंडर द टनल और अंडर द ब्रिज रेलवे को चलाया जाए, ट्रेन को चलाया जाए और उसके ब्रिज के ऊपर से लोगों की क्रॉसिंग बनाई जाए। तो ये सिंपल इस बात में, इस सेतु भारत योजना में इस बात को कहा गया था। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूं कि अगर कोई भी योजना का डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे उसकी डेट याद रखनी है और उसका थीम याद रखना है, ठीक है। उज्ज्वल योजना, ये कब आया था? 1 मई 2016 में। ये क्या है? बीपीएल परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। देखो ये क्या है? बीपीएल परिवार, बीपीएल का मतलब क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी कि हमने देखा कि भाई दो तरह की लाइन होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। गवर्नमेंट ने जो भी क्राइटेरिया बनाया उसके हिसाब से अगर हम बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं या अबव पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, तो उसने गवर्नमेंट ने अलग अलग इंसेंटिव्स दिए हुए हैं। जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहा है, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है या अबव पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, तो गवर्नमेंट इनको डिफरेंट इंसेंटिव्स देखती है उनकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने ये उज्ज्वल योजना बनाया जो 1 मई 2016 में बना था। इसमें ये क्या कहा गया था? बीपीएल परिवारों को निःशुल्क एलपीजी, यानी कि हमें एलपीजी सिलेंडर देने हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर्स प्रोवाइड करने हैं, इनके कनेक्शन हमें उनको देने हैं ताकि उनकी लाइफ में थोड़ा सा कंफर्ट आ सके, ठीक है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे एक स्टेप्स लेती रही है जिससे कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हो सके। नेक्स्ट पेज पे हमारे क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये कब आया था? 4 मई 2015 में आया था। इसमें क्या है? 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, ये लोग क्या कह रहे हैं? इस वाली स्कीम्स में क्या बात कही गई है कि जो भी 60 साल से अधिक है ना, सीनियर सिटीजन है, यानी कि आफ्टर 60 इयर्स जो भी बंदा 60 साल से ऊपर का है उसके लिए पेंशन की सुविधा दी जाए। ये बात हुई थी 4 मई 2017 में। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना। ये 2017 में आया था 25 सितंबर को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ। इसका मतलब क्या है कि भाई प्रधानमंत्री के एक स्कीम्स बनाई गई जिसका मतलब था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक नॉमिनल रेट पे हर एक को दी जाए, ठीक है, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाए। ये सौभाग्य योजना, इसको 2017 में 25 सितंबर में स्टैब्लिश किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था इस स्कीम को। भारत माला परियोजना, स्वर्ण चतुर्भुज तथा पूर्व पश्चिम छत्र दक्षिण गलियारा से इतर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं? हाँ, एक मिनट रुक जाए। हाँ, देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी हमारे जैसे सपोज कीजिए टूरिज्म आते हैं, पहले इस वाली स्कीम्स को पहले कर लेते हैं। ये भारत नेट चरण योजना, ये कब आया था? 13 नवंबर 2017 में। 2019 तक देश की सभी पंचायतों तक उच्चगत ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा। देखिए बात सुने, हमने बोला कि 3 टायर हमारी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल होती है, स्टेट होती है और पंचायत होती है ना। तो जो भी हमारा रूरल एरियाज होता है, रिमोट एरियाज होता है, इस स्कीम को मैंने अभी छोड़ दिया है, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगी। यहाँ पे ये बात क्या हो रही है कि जो भी ऐसे हमने बोला 3 टायर गवर्नमेंट होती है हमारी, सेंट्रल यानी यूनियन, स्टेट और पंचायत गवर्नमेंट। तो जो जैसे एक सेंट्रल हो गया या यूनियन हो गया, उसके बाद स्टेट हो गया और फिर पंचायत हो गया। सो पंचायत गवर्नमेंट जो होती है, अभी ये क्या कह रहे हैं कि 2019 तक देश की सभी पंचायतों तक उच्चगत ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा, यानी कि उनको डिफरेंट जो भी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि वो और अपने मसलों को हल कर सके, वो सुविधा प्रोवाइड कराई जाए। क्योंकि जैसे सपोज कीजिए किसी भी ग्राम सभा का या पंचायत का हेड होता है,
उसको भी उसके क्षेत्र के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को वो इजीली सॉर्ट आउट कर सके और वो आगे फॉरवर्ड कर सके, यानी आगे तक लोगों को पहुंचा सके। ठीक है, दूसरा क्या है? हाँ, हाँ, नेक्स्ट क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये कब आया था? 25 सितंबर 2018 में। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक की तृतीयक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। देखो ये क्या कह रहे हैं कि 10 करोड़, ये क्या? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि 2018 में 25 सितंबर को एक योजना बनाई गई जिसमें यह कहा गया कि हिंदुस्तान के कम से कम 10 करोड़ परिवारों को, हर एक परिवार को 5 लाख तक का पैसा दिया जाएगा, इंश्योरेंस किया जाएगा, या उनको इतना एक कार्ड के थ्रू उनको 5 लाख रुपीस प्रोवाइड कराया जाएगा अगर उनके परिवार में किसी को भी किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है तो वो उसका इलाज इजीली करा सके। ठीक है, तो एक कार्ड बनवाया गया था इस योजना के तहत जिसमें कम से कम 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से एक परिवार को दिए जाएंगे, जिससे अगर कोई भी फ्यूचर में उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसको वो क्या कर सके? इलाज करा सके। दूसरा है पीएम किसान। ये कब आया था? 2018 1 दिसंबर को। सभी भूमि जोत वाले पात्र कृषकों के खाते में 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण। ठीक है, इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि भाई पीएम किसान, यानी कि ये बेसिकली हम जान रहे हैं कि किसानों के बारे में बात की जा रही है, जो कि 2018 1 दिसंबर में हुआ था। सभी भूमि जोत वाले पात्र कृषकों के खातों में 2-2, यानी कि जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके खातों में 2-2 हजार रुपया 3 किश्तों में डाले जाएंगे। फार्मर्स को 2-2 हजार रुपया 3 किश्तों में दिया जाएगा एनुअली। ठीक है, 2,000 रुपया का अमाउंट, अब वो उस अमाउंट से जो भी एक फार्मर परचेज कर सकता है, लेकिन अगर कुछ भी आपके पास आ रहा है तो उसको बेनिफिट ही होगा। दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसको क्या बोलते हैं? ये 2020 में 1 जून में आया था। कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों के समाधान हेतु छोटे दुकानदारों के लिए ऋण योजना। इसका मतलब देखो क्या है, जब हमारे हिंदुस्तान के दुनिया भर में जब कोविड आया था, 2019 की बात है, कोविड-19 पैंडेमिक था ये, यानी कि पूरी दुनिया में ये फैल रहा था। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। तो उसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे लेवल के अर्थव्यवस्था वाले लोग हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम हुई थी उनको क्या किया जाए? कुछ ऐसा उनके लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाएं कि जो भी उनकी नुकसान हुआ है कोविड की वजह से, वो उससे कोप अप कर सके। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आया है जीडीपी से। अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा था पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी कमेटी थी वो पढ़ी थी, और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी कमेटी बनाई गई बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए, हमने वो पढ़ा था। ठीक है, दूसरा पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी कमेटी हमें बनाई गई थी देश में, वो सब पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि देखो जो हमारा इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैक्रो से ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि मैक्रो लेवल पे जो भी प्रॉब्लम है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, तो जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हिंदुस्तान की नेशनल इनकम। ठीक है, तो अभी यहां पे ये क्या कर रहा है? जीडीपी, तो ये बड़ा नहीं हो रहा है। जीडीपी कहते किसको है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप इसको जो भी हमारा जो कंटेंट है उससे आप पढ़िएगा इसका हिंदी का डेफिनेशन। इसको मेरा काम का क्या है समझाने का, जीडीपी को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि सपोज कीजिए ये इंडिया है हमारा, भाई मैप ज्यादा अच्छा नहीं बनता है मेरा, लेकिन है क्या कि जो भी इंडियन टेरिटरी है,
यानी कि ये बाउंड्री है हमारे हिंदुस्तान की। इनके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, सपोज कीजिए ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसमें क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है ना, सपोज कीजिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि भाई कोई भी बंदा कोई प्रोडक्शन कर रहा है जिसमें इन सब की जरूरत है, ठीक है। लैंड की जरूरत है, लेबर की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, और ये कौन है, ये एंटरप्रेन्योर है। तो एंटरप्रेन्योर ऐसे एक तो नहीं होगा ना, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होंगे। तो सारे हिंदुस्तान के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बाय द डिफरेंट एंटरप्रेन्योर, जो भी कमोडिटी तैयार की जा रही है उसका, एंड प्लस सर्विसेज, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। देखो एक तो हो गया गुड्स प्रोडक्शन, यानी जो भी गुड्स बनाया जा रहा है एक एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन करने वाला बंदा है। मैं हूं, मुझे कोई बिजनेस लगाना है, उसके लिए मुझे जमीन चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगा उस पर काम करने के लिए। लेबर 2-3 तरह के हो सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं, पढ़े लिखे, टेक्निकल, और अनस्किल्ड हो सकते हैं, ठीक है, सेमी स्किल्ड हो सकते हैं। उन लोगों की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल का मतलब क्या है, हमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमें बैंक से लोन लेना है, या हमारे पास है हम उसको लगाएंगे मशीनरी लगाने के लिए, तो वो हमारा कैपिटल हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर कौन होगा, जिसके पास आइडिया होगा। जैसे हम बात करते हैं जो भी प्राइवेट एंटिटी होती है, चाहे अंबानी, अडानी, या और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना आइडिया यूज करके बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। तो ये गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी बात सर्विसेज। सर्विसेज कौन लोग होते हैं, मैंने बोला था कि भाई 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। टर्शरी में कौन लोग होते हैं, सर्विस, सपोज कीजिए पढ़ लिख कर कोई बंदा टीचर बन जा रहा है, डॉक्टर बन जा रहा है, इंजीनियर बन जा रहा है, ऑफिसर बन जा रहा है, प्रोफेसर बन जा रहा है, तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिफेंस में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, एवरीवन इज गिविंग हिज और हर सर्विसेज, ठीक है। तो उन सर्विसेज के रिटर्न बैक में उनको पैसा मिलता है, उनको सैलरी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी। तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये वाला गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इनका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा, जो मार्केट वैल्यू होगी कि भाई ये गुड्स जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एंटायर कंट्री में, सारी कंट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी कितनी मॉनेटरी वैल्यू है, वो कितने पैसे का है। दूसरा सर्विसेज, जो भी हम एज अ क्वालिफाइड पर्सन, जब हमने एजुकेशन रिसीव कर लिया या हम किसी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, being a teacher, being a doctor, being an expertise, being a ऑफिसर, प्रोफेसर, हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसका भी तो हमें रिटर्न बैक मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो जो भी मनी हमको मिल रहा है उसको कैलकुलेट करना विद इन इंडियन टेरिटरी, एक पर्टिकुलर ईयर में, अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक साल के अंदर, उसका मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करना हमारा जीडीपी कहलाता है, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, फाइनल गुड्स, यानी सपोज करो हमने क्या किया कि ये 3 सेक्टर की बात करी, अगर जीडीपी का फुल फॉर्म, जीडीपी की डेफिनेशन आ रही है और उसमें मेंशन हो फाइनल प्रोडक्ट्स या फिनिश प्रोडक्ट्स, तो वो भी ऑथेंटिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक तो यहां पर सपोज कीजिए हमने कोई भी एक टेबल या चेयर बनाया, तो यहां से हमने वुड लेना है, उसके लिए हमको वुड चाहिए होगा, वुड लिया, यहां से हमने रॉ मटेरियल की फॉर्म में प्राइमरी सेक्टर से वुड लिया। अब इसकी प्रोसेसिंग होगी सेकेंडरी सेक्टर में, ये प्रोसेसिंग होगी यानी मैन्युफैक्चरिंग होगा। यहाँ पे इसकी वुड के बाद ये टिम्बर था, टिम्बर की फॉर्म में यहां से हमने लिया, फिर वो यहाँ पे गया, इसकी प्रोसेसिंग हुई। बट हम डायरेक्टली जाके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो अप्रोच नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें एक इंडिविजुअल आइटम लेना है कि भाई अगर कुर्सियां 6 भी लेनी है या टेबल भी लेना है, तो हम डायरेक्टली इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो हर एक की जगह पर अपना अपना इसका एक वैल्यू ऐड होगा। यहाँ पे सपोज करो वुड है 100 रुपीज का, फिर यहां से जाने के बाद इसमें कुछ कॉस्ट आया होगा, वो भी 100 का हो गया। अब जब फाइनली ये प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे टर्शरी सेक्टर्स में, जहां पे कस्टमर डायरेक्टली अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर आने वाले गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं, फाइनल गुड्स और फिनिश गुड्स, ठीक है। और जब भी हम इंडिया की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो ये वाला ही गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करते। इंटरमीडिएट क्या होगा, जो भी वुड हमने यहां से लिया वो यहां पर जाके प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब वो अभी अंडर प्रोसेस है, इंटरमीडिएट है।
यानी उसको कस्टमर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद फिर यहाँ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, जहां से हम मार्केट से उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि ऑल द फाइनल गुड्स, सब हम ऐसे ही बोलते हैं, समेशन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स दोज हु आर बीइंग प्रोड्यूस विद इन इंडियन टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी। ठीक है, यानी कि एक हिंदुस्तान की अंदर अंदर टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, उसका एक साल में उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूं अभी। दूसरा क्या है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं, पहले अभी ये वाला पढ़े। लेकिन जीएसटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, जीएसटी बेसिकली क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको मैं रब कर दूं, इसको समझ में आ गया होगा आपको जीडीपी के बारे में। अभी हम ये वाले पॉइंट्स अभी पढ़ेंगे, पहले अभी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी भी बोल सकते हैं, जीएसटी। देखो हुआ क्या था कि ये बात आई है 2017 में। कहने का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारी स्टेजेस पे अलग अलग टैक्सेस लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और जहाँ पे ओरिजिन होता था वहाँ पे अलग लगता था, जहाँ पे सामान भेजा जाता था, सपोज कीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट्स बॉम्बे में बन रहा है, राजस्थान में बन रहा है, वहाँ पे उसका ओरिजिन टैक्स अलग होता था, मार्केट में पहुँचते पहुँचते उसके ऊपर अलग अलग टैक्सेस लगते थे। लेकिन इन सारे टैक्सेस को यूनिफाइड कर दिया गया, उसका एक नाम आया जीएसटी। ठीक है, तो जो जीएसटी आया ना, उसको यूनिफाइड करने के बाद जो एक जीएसटी आया, उसको कब ये लेकर आए थे, 2017 जुलाई 1 जुलाई को 2017 में ये स्टैब्लिश हुआ था। तो कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये 1 जुलाई 2017 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, उत्पादन का कर एक उदाहरण, रुक जाए एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी वस्तु करों को विस्तृत करने वाला संशोधन कानून, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कानून। ठीक है, सिंपल सी बात क्या हो रही है, जो मैंने जीएसटी अभी आप लोगों को पढ़ाया है, जो 2017 में यूनिफाई करके आया था, ये क्या कह रहे हैं कि जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, उस पर जो कानून जीएसटी की फॉर्म में लगाया गया, उसको क्या बोलते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कानून बोलते हैं। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, ये दर जिस पर बैंक हाँ,
ये क्या कह रहे हैं, बैंक दर, यहाँ पे बैंक दर के बारे में बात की गई है। बैंक रेट का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको बैंक दर को इंग्लिश वर्जन में बोलें तो बैंक रेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सपोज कीजिए जो भी अगर सब बैंक है जिनको पैसा चाहिए या बैंक से वो लोन डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, लोन डिमांड कर रहे हैं, तो जिस रेट पर बैंक अपना पैसा लैंड कर रही है टू द अदर बैंक, दूसरे बैंक को जो भी वो पैसा दे रही है उसको हम बैंक रेट कहते हैं, ठीक है, या बैंक दर बोलते हैं। दूसरा क्या है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, हाँ एक मिनट रुक जाइए, नैश फुल फॉर्म, नैश का पहले फुल फॉर्म ये है नैश, नैश का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये नैश का फुल फॉर्म पहले लिख लें, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, ट्रांजेक्शन लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सिडीज, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, सैलरी, सबसे पहले तो नेश का फुल फॉर्म पढ़ें आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, देखें हिंदुस्तान में हमने बोला कि भाई सब्सिडीज होती है, डिविडेंड होते हैं, इंटरेस्ट होता है, ये सैलरी होती है, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वह वो नेश के थ्रू किया जाता है, ठीक है। यानी सपोज करो जो भी एरिया ऐसा है जहां पे सब्सिडी प्रोवाइड करनी है, चीजों को सब्सिडाइज रेट पे हमें भेजना है, ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी जानना कि भाई वाकई में लोगों को सब्सिडी की जरूरत है भी या नहीं, या जो भी हम डिविडेंड या सैलरी या इंटरेस्ट जो भी हम पे कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी के थ्रू, मतलब ऑथेंटिसिटी के साथ हमें उसको जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना, इसको हम नेश के थ्रू बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिए। दूसरी बात, नेश का मतलब क्या होता है कि जो भी हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऐसे एरियाज हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उनको सब्सिडाइज रेट पे चीजों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो नेश के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिवर्स रिजर्व रेपो रेट। देखो अब इसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, मैंने आपको बोला कि एक होता है बैंक रेट, कि भाई जो भी हम बैंक से पैसा मांग रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, दूसरी सब बैंक है, तो जिस रेट पर बैंक प्रोवाइड कर रही है लोन या लैंड कर रही है अपनी मनी टू द सब बैंक, उसको हम बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हो रहा है कि सपोज कीजिए, हमेशा ऐसा तो नहीं ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही हम पैसा ले सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी तो जरूरत पड़ सकती है भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब जरूरत पड़ती है तो वो दूसरी बैंकों से डिमांड करती है कि भाई मुझे इतना अमाउंट चाहिए, आप मुझे उसको दीजिए और हम ये वापस आपको कर देंगे, ठीक है। तो जो भी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि भाई 4% होगा या 5% होगा, तो जो रिवर्स रेपो रेट है, वो इसको कब यूज करते हैं कि जब दूसरी बैंकों से आरबीआई पैसा मांगती है। तो जब दूसरी बैंकें आरबीआई को पैसा देती हैं, उधार देती हैं, जिस रेट पे वो देती हैं, लैंड करती हैं अपनी मनी टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर आरबीआई नीड, जब आरबीआई को नीड होती है तो वो अपना पैसा किसको देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देती है, उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और इसमें किस बारे में बात हुई है, हाँ इसमें बिलर आ रहा है, एक तो क्लियर नहीं हो रहा है,
एक मिनट रुक जाए। और दूसरा क्या है भाई, धन से प्रयोग बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किया। जस्ट अ मिनट। को पॉज कीजिएगा अपना।